तो मूवी के स्टार्ट होते ही एक ऑर्फनिस्ट को दिखाया जाता है, वहाँ एबेंडेंट बच्चों को रखा जाता था। और तभी हमें दिखाया जाता है कि कैसिडी और फ्रांसिस दोनों अपने अपने रूम में बैठे हुए थे। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि फ्रांसिस बहुत ही ज्यादा डरी हुई है। तभी कैसिडी उसे पूछता है कि डॉक्टर ने उसे क्या कहा। इस पर फ्रांसिस कहती है कि उसके म्यूटेशन तेजी से बढ़ रहे हैं और वो एक पावरफुल म्यूटेंट बनती जा रही है। और अब फ्रांसिस डरी हुई होती है क्योंकि कुछ लोग उसे एक्सपेरिमेंट के लिए लेकर जाने वाले थे, जिस पर कैसिडी उसे हिम्मत देता है और कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। तभी कुछ लोग वहाँ पर आते हैं और फ्रांसिस को ले जाने लगते हैं, जिस पर कैसिडी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपना आपा खो बैठता है। यहाँ पर वो लोग फ्रांसिस को ले जाने लगते हैं और दूसरी तरफ कैसिडी खिड़की पर हाथ मारने लगता है। अब फ्रांसिस को एक वैन में बिठाकर सीक्रेट लोकेशन पर ले जाने लगते हैं, पर बीच रास्ते में फ्रांसिस अपनी सोनिक पावर की मदद से भागने की कोशिश करती है, यानी अपनी आवाज की मदद से वो किसी भी चीज को तोड़ सकती थी। वो उसका इस्तेमाल करके वैन में बैठे एक ऑफिसर पर अटैक कर भागने की कोशिश करती है। फ्रांसिस की सोनिक बीम की वजह से वैन पलट जाती है और ऑफिसर के कान को इंजरी हो जाती है और वो घबरा कर फ्रांसिस की आंख में गोली मार देता है, जिससे वो गाड़ी के बाहर गिर जाती है और ऑफिसर ये समझने लगता है कि वो मर चुकी है, लेकिन फ्रांसिस जिंदा होती है। अब फ्रांसिस को उस सीक्रेट लोकेशन पर लाया जाता है जिसका नाम रावेनक्रॉफ्ट होता है। यहाँ एक डॉक्टर उस पर रिसर्च कर रही होती है जो एक नंबर की कमीनी होती है। और अगले सीन में हम ये देखते हैं कि एक वार्ड बॉय आकर उसे एक न्यूज़पेपर देकर जाता है, जिसमें ये खबर छपी रहती है कि क्या क्लीटस कैसिडी को मौत की सजा दे देनी चाहिए। दरअसल क्लीटस कैसिडी एक बहुत बड़ा सीरियल किलर था और कुछ खास एविडेंस ना होने के कारण उसकी डेथ सेंटेंस अटकी हुई। और यहाँ पर सबसे ट्विस्ट वाली बात ये होती है कि ये आर्टिकल एडी ब्रॉक ने लिखा हुआ था और यह डॉक्टर ये कहती है कि कैसिडी जैसे लोगों को मौत की सजा दे देनी चाहिए। और अगले सीन में हम ये देखते हैं कि डिटेक्टिव पैट्रिक और एडी साथ में बात कर रहे होते हैं, जहां एडी डिटेक्टिव पैट्रिक से ये कहता है कि मुझे कैसिडी से कोई लेना देना नहीं है, जिस पर डिटेक्टिव पैट्रिक एडी से ये कहता है कि कैसिडी सिर्फ तुमसे बात करना चाहता है, जिस पर एडी ये पूछता है कि वो मुझसे ही क्यों बात करना चाहता है, जिसके जवाब में डिटेक्टिव कहता है कि वो डेथ बॉडीज के बारे में तुम्हें बताना चाहता है जिन्हें उसने मारा था। तभी वेनम एडी के बाहर निकलता है और डिटेक्टिव को ऑलमोस्ट खाने ही वाला होता है। तभी एडी उसे रोक लेता है और उसे लेकर एक बाथरूम में चला जाता है। और तभी बाथरूम में दरवाजे के बाहर से एक लेडी और डिटेक्टिव एडी और वेनम दोनों की बातें सुन रहे होते हैं। वेनम एडी को ये बोल रहा होता है कि हमें बाहर जाकर सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए और हम ये क्या कर रहे हैं। यहाँ वेनम एडी की बेइज्जती करता है और उसे बॉटम फीडर बुलाता है, जिस पर एडी वेनम से कहता है कि उसे उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब वेनम कैसिडी से मिलने के लिए मान जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि एडी कैसिडी से मिलने जेल जाता है। यहाँ एडी कैसिडी से पूछता है कि उसे क्या चाहिए, जिस पर कैसिडी कहता है कि वो चाहता है कि एडी कैसिडी के फैंस के लिए एक मैसेज प्रिंट करे। उसके बदले में कैसिडी उसे एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देगा, जिसमें वो एडी को अपने सारे राज बताएगा। जिस पर एडी पूछता है कि मैं ही क्यों। जवाब में कैसिडी ये कहता है कि आई लाइक यू। अब कैसिडी एडी से ये कहता है कि उसे ये प्रिंट करना है कि द डिस्टेंस कैथेड्रल इज ऑल आई सी, फ्रैक्चर्ड एंजल द अदर पार्ट ऑफ मी। ये मैसेज दरअसल फ्रांसिस के लिए ही होता है और कैसिडी ये कहता है कि बस इतना मेरा काम कर दो और बदले में तुम्हें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा। अब एडी वहाँ से जा रहा होता है, तभी वेनम उसे रोक लेता है और दीवारों पर बने कुछ तस्वीरों पर उसका ध्यान ले जाता है, जिसमें कैथेड्रल के साथ साथ कुछ मैसेजेस भी होते हैं, वहाँ कुछ क्रेज भी होते हैं। और इतना देखकर वेनम और एडी वहाँ से निकल जाते हैं। जाते जाते कैसिडी एडी से कहता है कि मुझे भूल मत जाना। एडी के बाहर आते ही डिटेक्टिव पैट्रिक एडी से पूछता है कि उसने उसे क्या बताया, जिस पर एडी कहता है कि अभी तक उसने कुछ नहीं बताया और ऐसी चीजें पता करने में टाइम लगता है। और वो अपनी बाइक पर बैठकर वहाँ से चला जाता है। और वेनम घर पर आने पर उस दीवार पर बनी तस्वीरों को डिकोड करने में एडी की मदद करता है और उसे बीच की एक लोकेशन बताता है जहाँ पर कैसिडी ने सारी डेथ बॉडीज को छुपा कर रखा था। उसके बाद नेक्स्ट डे सारे पुलिस ऑफिसर उसी लोकेशन पर पहुँचते हैं जहाँ उन्हें बहुत सारी डेथ बॉडीज मिलती है जिन्हें क्लीटस कैसिडी ने ही मारा होता है। जिसके बाद कई सारे दूसरे रिपोर्टर आकर एडी से पूछताछ करने लगते हैं और उससे पूछते हैं क्या क्लीटस कैसिडी से तुम्हारी दोस्ती हो चुकी है जिस वजह से उसने तुम्हें अपने सारे राज बताए, क्योंकि कैसिडी ने अभी तक सिर्फ एडी से ही ठीक से बात की थी। एडी और रिपोर्टर्स का इंटरव्यू सारे न्यूज चैनलों पर चलाया जाता है और अब सबूत मिलने की वजह से कैसिडी को मौत की सजा सुनाई जाती है। ये खबर हर जगह पहुंच जाती है और फ्रांसिस तक भी पहुंच जाती है और ये खबर सुनकर फ्रांसिस बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है।
कैसिडी को भी ये लगता है कि एडी ने उसे धोखा दिया है और इसके लिए वो एडी को दोषी ठहराता है और इस खबर के छपने की वजह से एडी रातों रात फेमस हो जाता है। और आगे वेनम एडी को ये कहता है कि वो मुर्गियां खाकर थक चुका है, अब वो इंसान को खाने के लिए तरस रहा है। जिस पर एडी वेनम से ये कहता है कि हम पहले ही कैसिडी की केस में उलझे हुए हैं, अब अगर एक भी शख्स की मौत हुई या फिर कोई गायब हो गया तो FBI का शक हम पर जाएगा। आगे वेनम एडी को गालियां देने लगता है, जिस पर एडी उसे थोड़ा रिस्पेक्ट देने को बोलता है। तभी अचानक एन का कॉल आता है और वो एडी को मिलने बुलाती है, जिसके लिए एडी राजी हो जाता है। अब आगे एडी एन से मिलता है, जहाँ एडी मन में ही वेनम से बात करने लगता है। एडी का ये बिहेवियर देखकर एन पूछती है कि क्या वेनम तुम्हारे साथ है, जिस पर एडी कहता है कि वेनम मर चुका है। यहाँ एन ये बताती है कि डैन की और उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है। ये देख एडी थोड़ा इमोशनल हो जाता है। एन एडी के पास आकर ये कहती है कि हे वेनम, मुझे पता है कि तुम एडी के अंदर हो, प्लीज एडी का ख्याल रखना। एडी वहाँ से निकल जाता है और बाइक पर अपने घर जाने लगता है, जहाँ वेनम ये कहता है कि उसे इन सब चीजों पर दुखी नहीं होना चाहिए, जिस पर एडी कहता है कि तुम ये सब नहीं समझ सकते। अब अगले दिन एडी किचन में होता है, जहाँ वेनम खाना पकाता है और एडी को ब्रेकफास्ट करने बोलता है। वेनम एडी को लेटर बॉक्स से एक लेटर देता है। दरअसल ये लेटर कैसिडी ने एडी के लिए लिखा था। कैसिडी एडी से कहता है कि उसके कारण ही उसे मौत की सजा दी गई है। और यहाँ कैसिडी ये भी बताता है कि अगर वो पैदा नहीं होता तो उसकी ग्रैंडमदर को सीढ़ियों से कौन ढकेल देता और उसके मोम के बाथटब में हेयर ड्रायर कौन डालता। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि कैसिडी ने अपने घर वालों को तक नहीं छोड़ा। आगे कैसिडी हमें ये भी बताता है कि ये सब होने के बाद उसके डैड ने उसे ऑर्फनेज में भेज दिया। वहाँ के बच्चे उसे मारते थे। फिर उसकी मुलाकात फ्रांसिस से हुई, जो एक म्यूटेंट थी जिसके पास सोनिक पावर थी, और दोनों के बीच एक अच्छी दोस्ती हो गई और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। आगे कैसिडी एडी को एक आखिरी बार मिलने बुलाता है। ये सब पढ़कर एडी उसे मिलने के लिए राजी हो जाता है। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि एडी कैसिडी से मिलने के लिए जेल जाता है। वहाँ कैसिडी एडी से कहता है कि वो हमेशा से परिवार के लिए तरसता रहा, जिस पर एडी कहता है कि अपनी माँ और ग्रैंडमदर को मारकर प्यार जताने का तरीका काफी अलग है। आगे कैसिडी एडी से कहता है कि वही उसके मौत का जिम्मेदार होगा। कैसिडी एडी को बुरा भला कहने लगता है, जिससे वेनम को गुस्सा आ जाता है और वो एडी के पेट से निकलकर कैसिडी को मारने लगता है। पर कैसिडी एडी को पकड़कर उसके हाथ को काट लेता है। तभी वहाँ का गार्ड आकर इन दोनों को छुड़ाता है और एडी वहाँ से जाने लगता है। और जाते जाते कैसिडी एडी से कहता है कि उसने पहले भी ब्लड को टेस्ट किया है, मगर इसका ब्लड बिल्कुल अजीब है। यहाँ हमें ये भी देखने मिलता है, जब कैसिडी ने एडी को काटा था तब एडी का सिम्बियोट कैसिडी के मुंह में चला गया था। अब यहाँ कार्नेज का जन्म होता है। आगे एडी अपने घर जाता है। वहाँ एडी वेनम से कहता है कि तुम्हारा खुद पर कंट्रोल नहीं है। अगर तुमने कैसिडी को मार दिया होता या फिर किसी ने हमें देख लिया होता तो बहुत बड़ी इशू हो जाती थी। यहाँ एडी और वेनम के बीच में बहस हो जाती है और यहाँ एडी वेनम से कहता है कि मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ और तुम हो कि मुझे चैन से जीने नहीं दे रहे। जब से तुम मेरे जिंदगी में आए हो मेरे दिमाग की शांति चली गई है। जिस पर वेनम कहता है कि एडी तुम पहले एक लूजर थे और मैंने ही तुम्हारी मदद की और कैसिडी के बीच वाले लोकेशन को ढूंढ निकाला जहाँ तुम्हें डेड बॉडीज मिले और इसकी वजह से तुम बहुत ज्यादा फेमस हो गए। यहाँ वेनम घर में तोड़फोड़ करने लगता है और एडी वेनम को वहाँ से चले जाने को बोलता है। ये सब सुन वेनम गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वेनम बॉडी एक्सचेंज करते हुए वहाँ से जाने लगता है। आगे हम कैसिडी को देखते हैं, जिसे डेथ सेंटेंस दिया गया था, जहां उसे इंजेक्शन देकर मारने वाले थे। और आगे कुछ लोग कैसिडी के शरीर में वो इंजेक्शन इंजेक्ट करने लगते हैं, मगर वो इंजेक्ट नहीं होता और वो सिम्बोइड कैसिडी के शरीर से बाहर निकलने लगता है, जिसे देखकर सब डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। हम यहाँ कार्नेज की एक झलक को देखते हैं, जो दिखने में बहुत ज्यादा पावरफुल और खतरनाक दिखता है। वो वहाँ के ऑफिसर्स को मार देता है और वहाँ के जेल के कैदियों को छुड़वा कर वहाँ से जाने लगता है। वही दूसरी ओर वेनम एक बॉडी को पकड़ लेता है और एक टावर पर नाराज होकर बैठा हुआ होता है। अब एडी घर पर शांति से टीवी देख रहा होता है, जहां न्यूज से उसे ये पता चलता है कैसिडी जेल से भाग चुका है। ये देखकर एडी काफी हैरान और परेशान हो जाता है। वही दूसरी ओर वेनम बॉडीज को बदलते रहता है क्योंकि वो उसके साथ कंफर्टेबल नहीं थे। आगे वो एक लड़की को पकड़ लेता है और एक पार्टी में जाता है। वहाँ सब लोग कॉस्ट्यूम पहने हुए होते हैं। वहाँ के सब लोग उसे कॉस्ट्यूम समझ बैठते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं। वही दूसरी ओर हम कैसिडी को देखते हैं, जो कार चुरा कर भाग रहा होता है। कार्नेज कैसिडी से कहता है कि इस दुनिया में एक ही सिम्बोइड है और वो है वेनम। अगर हम उसे मार दे तो इस दुनिया में हम दोनों राज कर सकते हैं। जिस पर कैसिडी कहता है कि उसे पहले अपने पार्टनर फ्रांसिस को छुड़ाना होगा, जिस पर कार्नेज राजी हो जाता है।
और उन दोनों के बीच डील हो जाती है। वही दूसरी ओर वेनम को दिखाया जाता है जो अंदर ही अंदर एडी को मिस कर रहा होता है और दूसरी तरफ कैसिडी रावेनक्रॉफ्ट पहुंच जाता है। वो वहाँ के डॉक्टर को मारकर फ्रांसिस के रूम में चला जाता है और फ्रांसिस की मुलाकात कार्नेज से कराता है और वो कार्नेज को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब कैसिडी फ्रांसिस को लेकर वहाँ से कार में भागने लगता है और उनके पीछे पुलिस लगी हुई होती है, पर कार्नेज उन सभी गाड़ियों को फोड़ने लगता है और पुलिस को भी मारने लगता है। वही दूसरी ओर वेनम एक शख्स के साथ मिसेस चैंग के शॉप में आता है और वो मिसेस चैंग से चॉकलेट और खाना मांगता है क्योंकि एडी को छोड़ने के कारण वो बहुत समय से भूखा था। दूसरी ओर एडी को कस्टडी में लिया जाता है जहाँ डिटेक्टिव एडी से कहता है कि लोगों ने एक अजीब सा मॉन्स्टर देखा है और हमारे बहुत सारे पुलिस उसके हाथों मारे गए हैं। डिटेक्टिव पैट्रिक एडी को सब सच बताने को बोलता है, मगर एडी कहता है कि वो एक फोन कॉल किए बिना उसे कुछ नहीं बता सकता। एडी एन को कॉल करके बुलाता है और एन डैन के साथ कार में बैठकर एडी से मिलने आ जाती है। एडी एन से कहता है कि शहर में जो भी कुछ हो रहा है कैसिडी की वजह से हो रहा है, उसके बॉडी में एक सिम्बियोट है। यहाँ पर एडी ये भी बताता है कि वो और वेनम अब साथ नहीं है। एडी एन से रिक्वेस्ट करता है कि वो जाकर वेनम को ढूंढ ले और आगे एन मिसेस चैंग के शॉप में जाकर उनसे मिलती है और उनसे वेनम के बारे में पूछती है, मगर वेनम मिसेस चैंग के बॉडी में छुपा हुआ होता है और वो एडी से काफी नाराज होता है। एन वेनम से रिक्वेस्ट करती है कि एडी को उसकी जरूरत है। ये सब सुनकर वेनम एडी से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। आगे हम कैसिडी और फ्रांसिस को देखते हैं जो हर जगह तबाही मचा रहे होते हैं। यह कैसिडी कहता है कि उसका अगला शिकार एडी है और यह कार्टेज भी कहता है कि उसका अगला शिकार वेनम है। अब आगे एन एडी से मिलने जाती है जिसके बॉडी में वेनम होता है और तभी वेनम एडी को माफी मांगने के लिए बोलता है, जिस पर एडी वेनम से माफी मांगता है। अगले सीन में हम डिटेक्टिव पैट्रिक को देखते हैं जो कार में जा रहा होता है, जिसे बीच रास्ते में क्लीटस कैसिडी दिखाई देता है और वो कार से उतरकर उस पर गोलियां चलाने लगता है, मगर कार्नेज उसे पकड़ लेता है। फिर दूसरी ओर फ्रांसिस एडी के घर जाती है। वह उसे एन के लिए रखी हुई रिंग दिखाई देती है और वो उसे ले लेती है। वह उसे एन की फोटो भी दिखाई देती है। अब आगे फ्रांसिस एन को किडनैप कर लेती है और वो डैन को एक लेटर देती है और कहती है कि एडी को हमारी शादी में आने को बोलना, और वो एन को लेकर वहाँ से चली जाती है। डैन एडी को बताता है कि फ्रांसिस ने एन को किडनैप कर लिया है, जिस पर एडी उससे पूछता है कि एन को कहाँ ले गए, जिस पर डैन एडी को कैथेड्रल का लोकेशन भेज देता है। आगे हम कैथेड्रल में कैसिडी और फ्रांसिस को देखते हैं जो शादी करने वाले थे। वहाँ डिटेक्टिव पैट्रिक भी होता है जिसे उन लोगों ने बंदी बनाया हुआ था। यहाँ इन दोनों की शादी हो जाती है और तब तक वेनम भी वहाँ आ जाता है। जैसे वेनम अंदर आता है, वेनम को देखते ही कैसिडी के अंदर से कार्नेज बाहर निकलता है और ये देखकर वेनम फिर से एडी के अंदर छुप जाता है। एडी वेनम से पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर वेनम बोलता है कि वो तो रेड वन है और ये बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। एडी वेनम को बाहर आने को बोलता है और बदले में उसे ये बोलता है कि वो जिसे चाहे उसे खा सकता है। ये सुनकर वेनम बाहर आ जाता है। अब वेनम कार्नेज को मारने के लिए उसकी तरफ भागता है। अब यहाँ कार्नेज वेनम पर स्पाइक्स फेंकता है और वेनम कार्नेज को मारने लगता है और कार्नेज भी वेनम को मारने लगता है। वही दूसरी ओर फ्रांसिस डिटेक्टिव पैट्रिक को पकड़ लेती है और उसे मारने लगती है, क्योंकि डिटेक्टिव पैट्रिक वही आदमी था जिसने फ्रांसिस को गोली मारी थी, जिस वजह से फ्रांसिस की एक आंख चली गई थी। वही दूसरी ओर कार्नेज वेनम को एक पिलर से बांध देता है, मगर यहाँ कार्नेज और फ्रांसिस के बीच दो बातें हो जाती है, क्योंकि फ्रांसिस के पास सोनिक पावर थी जिसके चिल्लाने से सिम्बियोट कमजोर पड़ रहा था। वही दूसरी ओर फ्रांसिस डिटेक्टिव को मारने लगती है और उसकी आंख को फोड़ देती है और यहाँ डैन कार्नेज पर केरोसिन और आग डालता है, जिससे कार्नेज चिल्लाने लगता है और वो डैन को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है, मगर एडी कार्नेज को पकड़कर उसे मारने लगता है। और वहाँ कैथेड्रल में एक बड़ा घंटा होता है जो बजने लगता है, जिसके कारण ये दोनों सिम्बियोट बाहर आते हैं और फिर से बॉडीज के अंदर जाने लगते हैं। आगे कार्नेज एन को पकड़ता है और एडी से कहते हैं कि उसे एन को मरते हुए देखना होगा, और वो एन को लेकर कैथेड्रल के ऊपर जाने लगता है। यह वेनम के ऊपर बड़ी बड़ी दीवारें गिरने के कारण वो उठ नहीं पा रहा था और वो एडी से कहता है कि हम ये जंग नहीं जीत सकते क्योंकि कार्नेज बहुत ज्यादा पावरफुल है। वही दूसरी ओर कार्नेज फ्रांसिस को पकड़ता है और अपना मुंह बंद रखने को बोलता है। कार्नेज के पकड़ने के कारण फ्रांसिस का दम घुटने लगता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है और कैसिडी कार्नेज को उसे छोड़ देने को बोलता है, मगर कैसिडी का कंट्रोल कार्नेज पर नहीं होता, इसके कारण फ्रांसिस बेहोश होकर गिर जाती है। और यहाँ एडी वेनम से कहता है कि कैसिडी को देखो, कार्नेज उसके कंट्रोल में नहीं है। एडी वेनम से कहता है कि हम ही सिर्फ परफेक्ट मैच है। ये सब सुनकर वेनम को जोश आ जाता है और वो उठकर खड़ा हो जाता है। आगे वेनम एक स्टील रॉड लेकर कैथेड्रल के ऊपर जाने लगता है जहाँ कार्नेज एन को ले गया था।
मगर वेनम यहाँ बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। आगे कार्नेज एन को खाने ही वाला होता है, तभी वेनम एक स्टील रॉड लेकर उसके सिर में घुसा देता है, जिससे एन नीचे गिरने लगती है और सही वक्त पर वेनम उसे पकड़ लेता है। मगर कार्नेज अपने स्पाइक से वेनम का शरीर फाड़ रहा होता है और वेनम चिल्लाने लगता है। आगे कार्नेज वेनम से कहता है कि हम में से किसी एक को मरना होगा और कहता है लेट देयर बी कार्नेज। मगर तब तक फ्रांसिस को होश आ जाता है और तभी वेनम फ्रांसिस को सोनिक साउंड निकालने को कहता है। मगर तभी कार्नेज फ्रांसिस को मारता है, जिससे वो 1 घंटे को लगकर ऊपर से नीचे गिरने लगती है। मगर गिरते वक्त फ्रांसिस जोर से चिल्लाती है, जिससे कैथेड्रल की सारी चीजें टूटने लगती है और इन दोनों के सिम्बियोट्स भी उनके बॉडी से अलग हो जाते हैं। तब तक एक बड़ा घंटा फ्रांसिस के ऊपर गिरता है और फ्रांसिस की मौत हो जाती है और यहाँ डैन, एडी और एन नीचे गिरने लगता है। उन्हें वेनम बचा लेता है, मगर कैसिडी ऊपर से नीचे गिर जाता है और कार्नेज दूसरी तरफ गिर जाता है। अब कार्नेज कैसिडी की तरफ जाने लगता है, मगर वेनम वहाँ पहुंचकर उसे खा लेता है और कैसिडी को पकड़ लेता है। कैसिडी वेनम से कहता है कि वो बिना कार्नेज के भी एक किलर था। अब वेनम कैसिडी को भी मार देता है और आगे वहाँ पुलिस आ जाती है। एन एडी और वेनम को अपना ख्याल रखने को बोलती है और वो डैन के साथ चली जाती है। वही दूसरी ओर हम डिटेक्टिव को देखते हैं जो बच गया था। मूवी के एंड में हम वेनम और एडी को समुद्र के किनारे बैठा हुआ देखते हैं। आगे एडी अपने बेड पर सो रहा होता है और टीवी पर टेली नोवेला देख रहा होता है। तब एडी वेनम से पूछता है कि क्या हमें एक दूसरे से राज छुपाने चाहिए, और वेनम कहता है कि हम सबका एक पास्ट होता है। 80 बिलियन लाइट ईयर्स ऑफ हायर नॉलेज अक्रॉस यूनिवर्सेस वुड एक्सप्लोड योर टाइनी लिटिल ब्रेन। यानी वेनम कह रहा होता है कि जो वो चाहा है अगर वो एडी को बताएगा तो उसका छोटा सा दिमाग फट जाएगा। इसके बाद वेनम कहता है कि मैं तुम्हें एक छोटी सी झलक दिखलाता हूँ कि मैं क्या जानता हूँ। तभी टीवी फ्लिकर करने लगता है और आसपास की सारी चीजें बदलती है। एडी को लगता है कि ये सब वेनम कर रहा है। तभी वेनम एडी से कहता है कि ये सब वो नहीं कर रहा। तभी एक गोल्डन लाइट चमकती है और टीवी पे हमें जे जोना जेमसन दिखाई देता है। अब यहाँ हम सब के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वेनम अब MCU की टाइमलाइन में जा चुका था। तभी एडी वेनम बनता है और कहता है कि दैट गाय, और टीवी पर हम टॉम हॉलैंड यानी स्पाइडरमैन की फोटो देखते हैं। और अब यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वेनम अब स्पाइडर वर्स का हिस्सा है। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार मूवी यहाँ पर खत्म होती है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताना, और अगर पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा।